नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इस चैनल पर बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, खुद कंपनी को पढ़ें, उसके बाद ही निवेश करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। कल हम अपने इस चैनल पे जो वीडियो बनाए थे उसमें एक कंपनी के बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन आज का ये एपिसोड जो जनरल टॉपिक में होगा, क्योंकि अभी विश्व में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है आपके पोर्टफोलियो पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो यदि आप एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो ये सब बातें भी आप लोगों को जाननी चाहिए। सिर्फ एकलौता आप समझिए कि हम सिर्फ कंपनी को ही पढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी के जो डेटा आते हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है, वो सब जो है आसपास की चीज़ों पे भी निर्भर करते हैं कि आसपास जो है कैसा माहौल है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो ईरान ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है वो लगभग अब निर्णायक मोड़ की तरफ मुड़ते चले जा रहा है, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि हम जो है सिविलाइजेशन को ही ख़त्म कर देंगे। आज रात जो है काफ़ी भारी होने वाला है, और 8 बजे के बाद जो कल सुबह जो हो गई 8 बजे, वो सब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला है और आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ठाना है, क्या करना चाह रहा है ईरान के साथ, जो इतना हैवी बात बोल चुका है। क्योंकि ईरान का जो डेडलाइन है जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था वो लगभग समझिए 24 घंटे के अंदर ख़त्म होने वाला है। तो एक्चुअली में अब ईरान क्या करेगा और अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका तो काफ़ी ज़्यादा हुर्की दे रहा है कि भाई अब आप बंद करो, लेकिन वहीं ईरान बोल रहा है कि युद्ध तुमने शुरू किया है, ख़त्म तो हम करेंगे। तो ईरान भी अपने ही पावर में है और उधर यूएसए तो पावरफुल है ही। तो एक्चुअली में इसीलिए युद्ध का जो सिनेरियो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। वहीं भी यदि आप देखिए हमारा मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिकवर किया है, थोड़ा सा रिकवर किया है, लेकिन अभी भी मार्केट जो है अपने टॉप से बहुत पीछे है। लगभग 3000 पॉइंट जो है निफ्टी 50 जो है वहाँ से अभी भी उसको चलना है, अभी उसके नीचे है। तो एक चीज़ और ये बता दें कि निफ्टी जो है लगातार थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन अब कल ही पता चलेगा कि आखिर क्या होने वाला है। अगर कुछ अनहोनी ऐसा हो गया तो मार्केट तो वहाँ से रिवर्स कर लेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो ये तो मार्केट हो गया। और एक चीज़ जो है कि निफ्टी जो है लगातार अच्छा कर रहा है। वहीं पे आप देखिए कल जो है निफ्टी में 1% का उछाल आया था। वहीं पे आप देखिएगा इंडिया विक्स कल थोड़ा ही गिरा था, जो कि काफ़ी डरावने वाले संकेत दे रहे थे, क्योंकि निफ्टी रिकवर कर रहा है और इंडिया विक्स रिकवर नहीं कर पा रहा है। और अभी भी देखिए इंडिया विक्स 20 से ऊपर है, 20 के जो उसका 20 से ऊपर है, यानी काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी है अभी मार्केट में। यानी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डर अभी फैला है, लेकिन थोड़ा सा ईज हुआ है डर, क्योंकि आज 3% का गिरावट इंडिया विक्स में आया है। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोले हैं कि अगले 12 घंटा में या 24 घंटा जो भी है उसमें हम ईरान पे बहुत हमला करेंगे, वो कि शुरू भी हो चुका है। यदि आप आज तक सब देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि खर आइलैंड जो है वहाँ पे हैवी बम्बारिंग हुई है। तो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा टेंस सिचुएशन है और इंडिया विक्स अभी थोड़ा थोड़ा सा ईज हो रहा है, और वो तो कल ही पता चलेगा कि आखिर कैसी बातें हैं। वहीं पे आप देखिए क्रूड ऑयल जो है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव करते जा रहा है। अभी 115 के आसपास था, अब देखिए 117 के आसपास पहुंच गया है। तो क्रूड ऑयल जितना ऊपर जाएगा अमेरिका पे उतना ज़्यादा दबाव होगा कि भाई युद्ध को समाप्त करो, क्योंकि सिर्फ अमेरिका और इजराइल एक तरफ हो गया है और उनके जितने भी बाकी देश हैं, नेटो के हो जाए या फिर नेटो के बिना वाले भी जितने भी देश हैं, वो सब अमेरिका के साथ नहीं है। चाहे ईरान हो जाए, स्पेन हो जाए, ऑस्ट्रेलिया हो जाए, जापान हो जाए, न्यूजीलैंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई भी देश हो जाए जो नेटो के जो देश हैं या फिर यूरोपियन कंट्री भी हैं, वो सब जो है अमेरिका के अगेंस्ट हो गए हैं। तो
क्योंकि ऑयल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है और ये ऑयल का प्राइस बढ़ना जो है बहुत ही ज़्यादा घातक है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन आएगा और इन्फ्लेशन को फिर कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, जो कि हमारे शेयर बाज़ार के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्चुअली में क्या होता है कि लोगों का पैसा, जो फ्री पैसा होता है, वो बैंक की तरफ जाना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क फ्री मनी है और एक गारंटी 7% 8% का ब्याज अगर मिल रहा है बिना रिस्क का, तो लोग जो है, या फिर एफआईआई भी या डीआई भी, कुछ भी, वो लोग जो है अपना पैसा इधर ही पार्क करते हैं। तो इसीलिए वो चीज़ जो है हमारे शेयर बाज़ार के लिए अच्छी नहीं होगी। और दूसरी खबर ये आई है आज, अब देखिए कि जुबिलेंट इंग्रेविया यानी जो डोमिनोज का जो आउटलेट है, और डोमिनोज ने अपना जो आज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताया है, उन्होंने उसमें काफ़ी ज़्यादा ये बताया है कि भाई हम जो है लाइक टू लाइक ग्रोथ करेंगे, मतलब कि जो 2025 में था वही 2026 में होगा। और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है 19% का YOY, यानी 25,000 मिलियन के आसपास रेवेन्यू करेगा, जो कि आप देखिएगा 2025 लास्ट क्वार्टर में देखिएगा कि लगभग उतना ही लास्ट क्वार्टर में क्या है, जो कि अगला क्वार्टर में भी लगभग उतना ही, यानी जो रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये डोमिनोज जो एक बड़ी बहुत कंपनी है, जो और जुबिलेंट इंग्रेविया का समझिए, यहाँ पे एक इंडिया में ब्रांच है, दूसरा तुर्की में ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो जहाँ पे उन्होंने इंडिया में 59 स्टोर्स खोले हैं, जो कि बहुत पहुँच गया है उनका स्टोर का काउंट 2455 स्टोर हो गया है। वही डोमिनोज टर्की जो है 4 ही स्टोर को लाए हैं मार्केट में, और जो कि डोमिनोज टर्की का हो गया है 787। तो एक्चुअली में जो लाइक टू लाइक ग्रोथ जो बोला है कि हम लोग जो है इस बार ग्रोथ नहीं कर पाए, जिसके कारण आप देखिए इनका जो कमेंट्री आया है, उसके बाद जुबिलिएंट जो फूड वर्क है, यानी जो डोमिनोज के जो चेन के मालिक हैं, वो लगभग 10% गिरे हैं। इतना बड़ा फॉल जो है बहुत दिनों के बाद जुबिलिएंट फूड वर्क्स में देखा गया है, क्योंकि ये फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वहीं पे आप इसका आरओई देखिए, इतना गिरने के बाद भी आरओई 83 के आसपास है, जो कि कभी इसका हाई ग्रोथ की कंपनी थी, जिसका हाई पी मिलता था 200 का पी, और वहाँ से देखिए सीधा 50 से भी ज़्यादा परसेंट जो है अभी पी जो है 89 के आसपास आ गया। लगभग लगता है कि लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचने ही वाला है। तो एक्चुअली में अगले क्वार्टर में, जैसा कि डायरेक्शन दिया है जुबिलेंट इंग्रेविया के द्वारा, कि हम लोग जो है उस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो वो एक बातें अब होगी इस स्टॉक में, जहाँ पे जो ईपीएस कंप्रेशन होना शुरू होगा। ईपीएस कंप्रेशन शुरू होगा तो फिर इनके जो भाव हैं वो जो अभी दिख रहे हैं वो नहीं होंगे, और उससे भी नीचे जाने की संभावना है। 400 के आसपास है, तो लगभग 300 साढ़े 300 तक देखिए जाता है, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ जो है एकदम से बंद हो गया है। और दूसरी खबर जो आई थी वो विप्रो की तरफ से आई थी। विप्रो जो है जो आईटी कंपनी चलाती है, तो उन्होंने एक ओलम ग्रुप जो है इंडोनेशिया की, या फिर इंडोनेशिया की जो है ओलम ग्रुप है ना, सिंगापुर की है ओलम ग्रुप, उसके साथ जो एक करार किया है $375 मिलियन में उसे खरीद रही है। ये ओलम कंपनी करती क्या है? ओलम कंपनी जो है वो एग्रीकल्चर बिजनेस में ये सहायता देती है। यहाँ पे देखिए ओलम में है एग्री बिजनेस सप्लाइंग फूड इंग्रेडिएंट्स, फीड और फाइबर। ये बेसिकली ये एक ऐसी कंपनी है जो सप्लाई करती है फूड इंग्रेडिएंट्स को, फीड जो जानवर खाते हैं या फिर मुर्गा खाता है, और फाइबर्स को जो है एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये एक कंपनी को विप्रो ने खरीदा था। अब समझिए विप्रो जो है एक आईटी कंपनी है, तो इनको तो भाई आईटी सेक्टर की कंपनी ही खरीदना चाहिए, जो कि अभी एआई की दुनिया में अभी जो धमाके चल रहा है और एआई हर लोग सीखना चाह रहा है, वहीं पे विप्रो जो है अपना पैसा ऐसे कंपनी में लगा रहा है जहाँ पे जो बेसिक नीड्स हैं उस पे जा रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंग्रेडिएंट्स, चावल दाल का
सप्लाई करना एक जगह से दूसरे जगह पोर्ट के थ्रू। यहाँ पे देखिए ये बेसिकली ये एक शिपिंग कॉर्पोरेशन टाइप की कंपनियाँ हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह माल ढोती है। तो एक्चुअली में विप्रो जैसी आईटी कंपनियों को इस क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यूएसए के कोई अच्छे खासे जो स्टार्टअप हैं एआई क्षेत्र में जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें खरीदना चाहिए, तभी जाके इनको भविष्य में इनको वहाँ से ग्रोथ मिलेगा। ये एग्रीकल्चर बिजनेस सब में मार्जिन ही बहुत कम रहता है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण इसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको ये समझ लेना है कि विप्रो जैसी कंपनियों को ऐसे कामों में नहीं उछलना। जैसे देखिए पाम ट्री है ये लगा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा मिनिमलिस्टिक काम कर रही है ओलम कंपनी। और विप्रो जैसे बड़े आईटी सेक्टर में इस तरह से आना ये एक दिखाता है कि आईटी सेक्टर में फ़िलहाल कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, जिसके कारण जो है ये अपनी डाइवर्सिफाई कर रही है। वहीं पे एक और बात है कि विप्रो कंपनी के द्वारा बायबैक की घोषणा की गई है। ठीक है, बायबैक की घोषणा की गई है यहाँ पे विप्रो के द्वारा। बायबैक मतलब कि जो शेयर मार्केट में है उसे अब विप्रो कंपनी जो है धीरे धीरे खरीदना शुरू करेगी। ठीक है, अभी 16 के पी पे दिख रहा है और यहाँ से बायबैक शुरू करेगी और अपने ही शेयर खरीदेंगी। ठीक है, अपने शेयर खरीदने से फ़ायदा क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है मार्केट में कम हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स जैसे ही कम होगा, प्रमोटर्स के पास ज़्यादा होगा, तो नंबर से जितना कम होगा उसे ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। उसी के कारण आप देखिए ये जो दो खबर आई थी इसके कारण आप देखिए विप्रो में आज लगभग 4% की अच्छी खासी उछाल आई। यही दो पॉजिटिव न्यूज़ आप समझिए विप्रो के लिए है, जिसके कारण इसके शेयर्स आज ऊपर चढ़े हैं। तो आज बस इतना ही रखते हैं। आप ये सब चीज़ें समझना चाहिए, आप लोगों को देखना चाहिए कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, उसका हमारी कंपनी पे क्या हो रहा है, तो ये सब करना चाहिए। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।